Hello everyone, welcome to Gyanbodh Academy. I am Madhulika and today is 8th December. Let us look at some important editorial discussion, and this is one of the most important editorial or rather article from the Hindu, and it is talking about India's growing neighborhood dilemmas. So we'll look what the topic is main, but let me tell you, it is regarding your GS paper 2, which is your India and its neighbor. इंडिया एंड इट्स नेबर मतलब जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस वाला सेक्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो इस आर्टिकल को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। और उससे पहले हम आपको बता दें कि फर्स्ट लेट मी रीड आउट इंडियाज़ ग्रोइंग नेबरहुड डिलेमास। हम लोग सब जानते हैं क्या होगा, कन्फ्यूजन बोल सकते हैं या प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं। दैट इज़ रिगार्डिंग कि जी हम लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने नेबरहुड में। तो हम लोग जानते हैं इंडिया के नेबर कौन कौन है। आपका हो गया नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, फिर आपका आ जाता है बांग्लादेश, फिर इवन योर श्रीलंका, देन योर region of Maldives and all. These are all India's neighbor. Be thorough with that. So let us jump into the articles. Most South Asian states are spectacle of India's primacy in their own ways. So it is telling about the South Asian countries. मतलब basically India and its neighbor, they are referred to as the South Asian countries. ये इससे भी आप लोग क्लियर रहिएगा, आप वर्ल्ड मैप जाके देख सकते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़. So here let's see. The proverbial Achilles of Indian foreign policy continues to be its neighborhood. Contemporary Indian foreign policy has an ambitious vision from being the leader of the global south to an arbiter in global geopolitical contestations to making a serious claim to be a pole in the world politics. But South Asia is not only not keen to jump on the bandwagon of Indian story, but it is also seemingly holding India back indirectly. Neighborhoods are difficult for any major power, but contemporary India is faced with an exemptionally hard one, complicated by rising superpower in this neighbor for the first time in the history. सो आपको ब्रीफ में बताते हैं इसका क्या मतलब है. तो पहले तो बोला जा रहा है ये जो हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं आर्चिलीज हिल, इसका मतलब होता है वीक पॉइंट या कुछ कमज़ोरी हम लोग बोल सकते हैं. तो इट इज़ टेलिंग दैट जो इंडिया का नेबरहुड है वो हम लोग के लिए फॉरेन रिलेशंस में जो हम लोग बाकी कंट्री से मेंटेन करते हैं इंडिया फॉरेन रिलेशन, उसके लिए हमारा नेबरहुड बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बनते जा रहा है. हमारा नेबरहुड मतलब वी नो कौन है इंडिया के नेबर्स, नेपाल, चाइना, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, ये सब. तो हम लोग के नेबरहुड हम लोग के लिए बॉर्डर्स के लिए एक वीक पॉइंट इंडिया फॉरेन रिलेशंस के लिए बन जा रहे हैं. कैसे हम लोग आगे देखेंगे. इसके अलावा बोला जाता है कि कंटेम्प्रेरी India foreign policy has been ambitious vision from being the leader of the global south to an arbiter in global geopolitical contestation. तो इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग वी आर एमर्जिंग एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ. लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ मतलब आप लोग सब जानते हैं जैसे अभी COP28 चल रहा है, तो उसमें भी इंडिया कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ को बहुत अच्छा से रिप्रेजेंट करता है, उसको लीडर बनना चाहता है. ग्लोबल साउथ टर्म वी हैव डिस्कस्ड इट. क्या है ग्लोबल साउथ मतलब कोई भी डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री, इसको इंडिया रिप्रेजेंट करता है. कोई भी कॉन्फ्रेंस हुआ, कोई भी मीटिंग हुआ, तो इंडिया इसका लीडर बनने का कोशिश कर रहा है ताकि उन लोगों का डेवलपिंग कंट्री का से हो, उनका प्रॉब्लम्स कम अप हो और फिर सॉल्यूशंस आए. सो दैट इज़ देयर. उसके अलावा लेकिन इंडिया प्रॉब्लम कहाँ फेस कर रहा है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में. जियोपॉलिटिकल सिनेरियो मतलब कि हम लोग के बॉर्डर्स, हम लोग के नेबर्स, हम लोगों के नेबरिंग कंट्रीज जो साउथ एशिया में है, वहाँ के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है या वहाँ का जो भी जोग्राफिकल कंस्ट्रक्शन है, मतलब बॉर्डर इश्यूज़ वगैरह, वहाँ से लेकर हम लोग का देश प्रॉब्लम फेस कर रहा है.
to making a serious claim to a pole in the world politics. But South Asia is not only keen to jump on the bandwagon of India's story but is also seemingly holding India back. तो इसमें बोल रहा है साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है मतलब इंडिया का नेबर्स बेसिकली वो एक ऑब्स्टेकल बन रहा है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस में और हम लोग का इंडियन फॉरेन रिलेशंस अफेक्ट हो रहा है चाहे वो हमारे नेबरिंग कंट्री से हो या फिर दूसरे कंट्री से हो चाहे वो यूएस से हो या अदर सच थिंग. और होल्डिंग इंडिया बैक तो हम लोग जानते हैं अबाउट दी वी ऑल नो ऑफ दी पॉलिसी. वो आपका 2014 वाला एक पॉलिसी था इंडियाज़ फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी करके था. तो आप एक बार इसको देख सकते हैं. इसमें हमारा नेबरहुड के साथ क्या रिलेशन है दैट थिंग इज़ डायरेक्टली इम्प्लैटिंग इंडियाज़ फॉरेन रिलेशनशिप. ये फॉरेन जो पॉलिसी है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है कि हम लोग कैसा रिलेशन अपने नेबर्स के साथ मेंटेन कर रहे हैं वही हम लोग का वही वैसे ही रिलेशंस हम लोग बाकी जो कंट्रीज़ के साथ मेंटेन कर रहे हैं वो अफेक्ट हो रहा है. So let us see here. So it is holding India back. Neighborhood are difficult for any major power, but contemporary India is faced with an exceptionally hard one, complicated by rising superpower in its neighborhood for the first time in its history. तो उसमें बोल रहा है कि देखिए आज के टाइम पे जो इंडिया है कंटेम्प्रेरी इंडिया दे आर फेसिंग वेरी हार्ड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द नेबर. तो कोई भी कंट्री है उसका जो नेबर्स है उससे प्रॉब्लम तो होती है लेकिन इंडिया एट द प्रेजेंट इज़ फिगरिंग अ मेजर टफ चैलेंजेस जो कि अनअवॉइडेबल है. इंडिया के लिए बहुत सीरियस सिनेरियो आ रहा है सामने. और ये जो मेजर पावर्स आ रहे हैं ये जो सुपर पावर बोल सकते हैं उसकी वजह से ही हो रहा है. यहाँ सुपर पावर मतलब डायरेक्ट आपका इंडिकेशन चाइना पे है. क्यों? क्योंकि चाइना जो हमारे दूसरे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है या नेबर कंट्रीज़ है वहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है. क्यों? क्योंकि वी ऑल नो चाइना इज़ वेरी मच सुपीरियर टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमी प्लस मिलिट्री. तो इन सब या आप बोल भी सकते हैं रिसोर्स पावर में. तो ये सब में चाइना इंडिया से कई गुना ज़्यादा है. अगर हम कोई अपने नेबर कंट्री को कुछ $1 मिलियन प्रोवाइड करते हैं किसी भी मुसीबत में तो चाइना उसका डबल उसका तिगना या फिर $1 बिलियन भी प्रोवाइड कर सकता है. तो इस मामले में हम लोग चाइना को बीट नहीं कर पा रहे. इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सुपर पावर है चाइना उसका बहुत क्लोज रिलेशन या टाई अप हो रहा है हमारे नेबरिंग कंट्री से विच इज़ अफेक्टिंग आर रिलेशनशिप विद आर नेबर्स और द अदर कंट्रीज़. हम लोग सब जानते हैं कि चाइना से हम लोग का नहीं चलता है नहीं बनता है. चाइना इज़ आर एनिमी कंट्री वी ऑल नो दैट. इसीलिए सो फर्स्ट लेट अस लुक इट टू द सब टॉपिक. इट इज़ टॉकिंग न्यू दिल्ली's dilemma the cause. In general, there are three types of dilemma that India faced in this neighborhood. One, the rise of political anti-India regimes in South Asia, such as one in Maldives, where the new government is effectively asking India to pack up and leave. While the Maldives is anti-India in an instrumental sense, its government in Dhaka, which goes to the election early next year, could turn out to be ideologically anti-India. The second type of dilemma India faced in neighborhoods. Okay, पहले हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ डिलेमा पे आते हैं. फर्स्ट टाइप का क्या इशू है. सो हम लोग एंटी इंडिया दिस टर्म इज़ यूज्ड. राइज ऑफ एंटी इंडिया रिजाइम्स. एंटी इंडिया मतलब समथिंग विच इज़ अगेंस्ट इंडिया. एंटी वी ऑल नो द वर्ड अगेंस्ट इंडिया. तो ये लोग ये कंट्रीज़ इंडिया के अगेंस्ट चल रहा है. तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो नेबरहुड से इंडिया को फेस हो रहा है वो आपका मालदीव्स की तरफ से है. क्यों? क्योंकि मालदीव्स के जो नए गवर्नमेंट है आप लोग जानते हो उसका नाम मोहम्मद है उनका नाम. सो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर कि उनके जो मालदीव्स के जो नए गवर्नमेंट आए वो इंडिया को बोले हैं पैकअप करके उनके मालदीव से निकल जाने. इंडिया मतलब इंडिया का जो मिलिट्री फोर्स मालदीव में है उसको बोला गया कि वो इंडिया छोड़ दे. ये डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है मतलब डायरेक्ट इंडिकेशन है इंडिया को कि वो मालदीव्स इंडिया के अगेंस्ट है. दे आर प्रो चाइना. प्रो चाइना मीन्स वो चाइना के फेवर में है. और जब वो कोई कंट्री का चाइना से बनने लगता है तो उस लोग का हम लोग से नहीं बनता है. बिकॉज वी एंड चाइना आर नॉट इन गुड रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एनी थिंग. चाइना इज़ अ ग्रोइंग एनिमी. तो कोई भी कंट्री अगर उसके फेवर में आ जाए चाइना के फेवर में आए या हमारे देश के अगेंस्ट हो तो ऑपोजिट कंट्री गेट्स दी अपॉर्चुनिटी और दी इज़ फेवर्ड. तो हाँ मालदीव्स की न्यू गवर्नमेंट क्या बोले कि इंडिया के जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो मालदीव्स को छोड़ दे वहाँ से हट जाए.
तो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ वाई दे आर अगेंस्ट इंडिया. So it is telling that while the Maldives is anti-India, the government in Dhaka, which goes on election next year, could turn out to be ideologically anti-India. ये बात हम लोग क्लियर हो गया. पहला प्रॉब्लम किससे फेस हो रहा है? हमारे नेबरिंग कंट्री में मालदीव से हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इंडिया मिलिट्री फोर्स वहाँ से निकल जाए. ये क्या दिखाता है डायरेक्टली कि ये एंटी इंडिया है. इट मीन्स हमारी कंट्री के अगेंस्ट है. और किसके फेवर में है? प्रो चाइना है, मतलब चाइना के फेवर में. पहला हो गया चैलेंज मालदीव्स के द्वारा. अब नेक्स्ट वी शुड लुक एट नेक्स्ट चैलेंज. द सेकंड टाइप ऑफ डिलेमा इंडिया फेसेस इन नेबरहुड इज स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम बीजिंग्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया. बीजिंग क्या है हम लोग सब जानते हैं. सो दिस इज डायरेक्टली टेलिंग दैट बीजिंग जो कैपिटल है चाइना का, उसका ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में. वी ऑल नो, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज साउथ एशिया. ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज विच इज़ आर नेबर्स. कौन कौन है आप देख सकते हैं. अभी हम लोग डिस्कस किए. तो फिर क्या है, चाइना का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है. क्यों? अभी हम बताएं. इकोनॉमिकली वो बहुत सुपर पावर है, टेक्नोलॉजिकली है, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वाइज, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री फोर्सेज एंड द अपगोइंग डेवलपमेंट दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन चाइना. वो उसको सुपर पावर बनाता है. इंडिया से कई गुना ज़्यादा है, आगे है चाइना. तो डायरेक्ट उनका इन्फ्लुएंस हमारे नेबर्स में है. अच्छा, उसके अलावा the third thing is the growing entanglement of the region's small states in the Belt and Road Initiative BRI and other Chinese products. Beijing's assiduous outreach to South Asian states when the rest of the international community abandons or avoids them for normative or other reasons, as was the case in Taliban's led Afghanistan, military ruled Myanmar, and crisis hit Sri Lanka. तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. पहला हम लोग डिस्कस किए कि पहला डिलेमा, पहला प्रॉब्लम हमारे नेबर मालदीव से आ रहा है. सेकंड प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? बीजिंग का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, मतलब चाइना का जो ग्रोइंग प्रॉब्लम. थर्ड थिंग क्या आता है हम लोग देखते हैं कि जो चाइना का जो प्रोजेक्ट्स है, चाइना प्रोजेक्ट्स है, या जो हम लोग BRI के बात करें, विच इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. मतलब चाइना धीरे धीरे अपने नेबर्स के साथ, यानी हम लोग के नेबर्स है, चाहे वो नेपाल हुआ, आप लोग ध्यान रखिएगा, नेपाल हुआ या भूटान हुआ या आपका अदर कंट्रीज़ हो हमारे नेबर्स, उसके साथ चाइना अपना बॉर्डर इशू सॉल्व कर रहा है. हमारे साथ तो बॉर्डर इशू इन लोग का सॉल्व नहीं हो रहा है, इन लोग के साथ बॉर्डर इशू सॉल्व कर रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे चाइनीज़ का प्रोजेक्ट्स है बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है हमारे नेबरिंग कंट्री में. जब उन लोग से बन रहा है वो लोग का, तो हम लोग से उन लोग का रिलेशनशिप अच्छा नहीं बन रहा है हमारे नेबर्स का. तो इसमें बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि क्या क्या रीज़न्स है. सबसे पहली बात है द केस लेड बाय द तालिबान्स. हम लोग जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान्स का जो प्रभाव पड़ा, हम लोग तो उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वी ऑल नो वी आर अगेंस्ट पाकिस्तान. तो पाकिस्तान मतलब जैसे ही तालिबान्स केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान, तो हम लोग पाकिस्तान के अंदर क्यों हैं? क्योंकि वो टेररिज्म से इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, प्लस वो जो कश्मीर वाला इशू है उसको लेकर वी आर अगेंस्ट. हम लोग का पाकिस्तान से नहीं बनता. ठीक है. तो अब क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में जब तालिबान्स अपना इन्फ्लुएंस लगाने लगे, या फिर जिस तरह से वो लोग टेरर पैदा करते थे अफ़गानियंस में, उसके बाद से इंडिया तो उस फेवर में कभी रहा नहीं, उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया. लेकिन चाइना का बहुत इसमें इन्फ्लुएंस रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं USA का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है इस केस में. उसके बाद मिलिट्री रूल्ड इन म्यांमार. यहाँ पे भी चाइना का मिलिट्री, म्यांमार की मिलिट्री फोर्सेस में इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि चाइना इज़ द ग्रोइंग सुपर पावर इन केस ऑफ मिलिट्री. इट कैन प्रोवाइड वेपन्स, इट कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजी, इट कैन प्रोवाइड रिसोर्सेज, इट कैन इवन प्रोवाइड द फोर्सेस. तो म्यांमार में वो रहा है. जो क्राइसिस रहा है श्रीलंका में, उसमें भी चाइना का प्रभाव पड़ा है. कैसे? क्योंकि वो किस मॉनेटरी बेस में या मनी के बेस में, रिसोर्स के बेस में प्रोवाइड कर सकते हैं. हालांकि जब चाइना का ये श्रीलंका का क्राइसिस हुआ था, तो इंडिया ने भी कुछ 400 कुछ, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, उसने बहुत अच्छा खासा फंड प्रोवाइड किया था श्रीलंका को. पर इन कंपेयर टू चाइना हम लोग उतना फंड नहीं प्रोवाइड करते जो चाइना श्रीलंका को प्रोवाइड किया. तो इसीलिए क्या हो गया कि अच्छा रिलेशन श्रीलंका और चाइना में भी हो गया, विच मीन्स कि हमारा अच्छा रिलेशंस नहीं हो पाएगा. किससे? हमारे नेबर्स से, या फिर चाइना से, क्योंकि नहीं है इसलिए हमारे नेबर्स से भी नहीं. अदर वी सी
that India does too, but the overall impact of China's outreach is far higher than that of the India's primary as a function of deeper projects. Plus, finally, Chinese desire to settle border disputes with its neighbors, as seen in case of Bhutan, is also a strategy to win over the region. तो हम लोग अभी डिस्कस किए क्या किया, चाइना हमारे नेबर कंट्रीज से अपना बॉर्डर इशू सॉल्व कर रहा है, तो इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच रिलेशन अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग के साथ उन लोग का नेबर का टाइप नहीं अच्छा हो पा रहा है. द नेट रिजल्ट और वन दैट कुड potentially develop over time is somewhat alarming. We do not take innovative measures, there is a good chance that we will geopolitically locked in within an unfriendly South Asia. This may also well be a case of overstating the point, but is to lay emphasis on a potential future scenario. देखिए, अब यहाँ मेन थिंग निकलता है, अब ऐसे जब चलते रहेगा हमारे नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या मेन रिजल्ट निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है कि हम लोग इन लॉन्ग टर्म वी आर नॉट पोटेंशियल टू डेवलप गुड रिलेशन विद एनी ऑफ द कंट्रीज़. हम लोग के नेबर तो बन ही नहीं रहे, प्लस हमारे जो सुपर पावर जैसे यूएस वगैरह से हम लोग को बनता है, उसमें भी हम लोग को दिक्कत होगा. तो आर जियो पोलिटिकल सिनेरियोज ऑल्सो नॉट गुड, आर इंटरनेशनल रिलेशंस विल बी नॉट गुड, इंडिया फॉरेन पॉलिसी विल बी अफेक्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ 2014 जो आपका है इंडिया फर्स्ट नेबर पॉलिसी जो है वो आपका इंडिया के फॉरेन पॉलिसी, प्रेजेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है. ये सब सर्टेन रीजंस हैं. उसके अलावा इसमें मेजर लेने बोला जा रहा है कि कुछ इनोवेटिव मेजर लेना चाहिए, जैसे हम लोग को टाई अप करना चाहिए, कोई साइन करना चाहिए, एग्रीमेंट करना चाहिए, जो इंडिया फोकस नहीं कर रहा है. एक्चुअली क्या होता है कि एक पॉलिटिकल सिनेरियो या एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम में हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और धीरे धीरे बाकी जो प्रॉब्लम्स है या बाकी जो पॉलिटिकल अर्जेंसी है उसको हम लोग ध्यान में नहीं दे पाते हैं. तो वो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. इसके अलावा बोल रहा है देयर शुड बी अ गुड एंड दिस विल लीड टू अ गुड जियोपॉलिटिकल सिनेरियो विच इज़ लॉक्ड इन एन अनफ्रेंडली साउथ एशिया. तो हम लोग के नेबर्स ही हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं, तो बाकी कंट्रीज़ का क्या ही होगा वो हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं. प्लस देयर विल बी अ केस ऑफ ओवर स्टेटिंग द पॉइंट बट इज़ टू ले एम्फोसिस ऑन अ पोटेंशियल फ्यूचर सिनेरियो. तो फ्यूचर के लिए भी इंडिया के फ्यूचर रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़ विल ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स. There are three broad sets of causes behind the dilemma India faces in its neighbor. The first is the regional geo-architecture characterized by 5 overlapping elements. Contemporary South Asia is characterized by diminishing presence of US, which for a long time was a geopolitical contestant in the region. For New Delhi, Washington's presence in South Asia was not always advantageous, but its departure is definitely advantageous. In particular, given how China has filled the power vacuum created by Washington's departure. The aggressive and the stupendous rise of China has come as a geopolitical buffer, at least for now, for the smaller states in the region which have become adept at using the China card uh, foreign in the foreign policy assertions. While our neighbors are keen to practice strategies autonomously with us, there is little appetite to do so with China. सो बेसिकली इसमें यही बात हो रहा है कि क्या रीज़न्स है कि हम लोग इस तरह का डिलेमा फेस करें अपने नेबर्स के अगेंस्ट, कि हम लोग ये पट नहीं रहा हमारे नेबर कंट्रीज़ के या साउथ एशियन कंट्रीज़ से. तो इसमें हम लोग वही जो ऊपर डिस्कस किए वही सब है कि हम लोग का जो पॉलिटिकल आर्किटेक्चर अच्छा नहीं है, हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. फिर देयर इज़ अ प्रेजेंस डिमिनिशिंग प्रेजेंस ऑफ यूएस. तो यूएस का जब प्रेजेंस कम हो गया साउथ एशियन कंट्रीज़ में, ज़्यादा ये लोग महत्व हम लोग के साउथ एशियन कंट्रीज़, हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग ज़्यादा इंटरकनेक्टेड नहीं है, हम लोग अपने नेबर से ज़्यादा घुल मिल के नहीं रहते, या फिर क्या अच्छा हम लोग का नेबर के साथ सिनेरियो नहीं है जो वर्ल्ड लेवल पे भी अफेक्ट कर रहा है. इसलिए साउथ एशियन कंट्रीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है. ग्लोबल साउथ जिसको रेफर किया जा रहा है उसको मतलब डेवलपिंग या अंडर डेवलप आज तक इसीलिए कंसिडर करते जा रहे हैं. तो यूएस का भी उनमें प्रभाव कम पड़ते जा रहा है कि द कंट्रीज़ आर नॉट कमिंग एंड आइडेंटिफाइंग द साउथ एशियन कंट्रीज़. इसको अलग से साउथ एशिया नहीं सदर्न एशिया बोलने लगा गया है. सदर्न एशिया बोलने लगा गया है. क्यों? क्योंकि चाइना का इसमें डोमिनेंट रोल रह गया है.
और हम लोग बहुत ही आइसोलेटेड रहते हैं बाकी कंट्रीज़ या उसके प्रोग्राम से। इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि देयर इज़ अ टर्म कि हम लोग चाइना कार्ड खेल रहे हैं। हम लोग नहीं खेल रहे, हमारे नेबर्स चाइना कार्ड खेलते कि कुछ भी होगा तो जब हम लोग उस लोग को हेल्प नहीं कर सकते तो वो लोग सीधे जाते हैं चाइना से हेल्प लेते हैं, और चाइना इस मौके का फ़ायदा उठा के दे विल हेल्प देम या दे विल प्रोवाइड देम विद ऑल द रिसोर्स। इससे क्या होगा, इन लोग का चाइना के साथ रिलेशन तो अच्छा हो जाएगा बट इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब हो जाएगा। सो दैट इज़ चाइना कार्ड, प्लेइंग चाइना कार्ड। थर्ड इन द Third is one of the least interconnected regions in the world and is poor. It is natural that the inhabitants of the region will tilt towards a power which the ability to cater to their material needs. With India's ability to meet those needs being limited, China is that power. Fourth, India is the most important, has had a normative and political approach towards the region, which the state in the region acquiescing, rebelling, and falling in the line, giving the absence of the choice. Beijing has changed that India centric calculus by offering itself as a no frills, non normative alternative. For the first time in modern South Asian history, the region is as norm free zone. देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि हम लोग इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड मतलब हम लोग का देश हम साउथ एशिया मतलब हमारे नेबर से ही अच्छा नहीं कनेक्शंस है, तो हमारे वर्ल्ड में क्या ही रहेगा। प्लस हम लोग बहुत पुअर है, तो इसीलिए जो ग्लोबल साउथ बोलते हैं या फिर हमारा बॉर्डर्स है, हम लोग हैं वो लोग पॉवर्टी से डील करें, जिसके वजह से भी हमारा इम्पैक्ट वर्ल्ड लेवल पे ज़्यादा नहीं है। हम लोग का ज़्यादा से नहीं है, हम लोग को ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है। तो फिर क्या होता है, नेचुरली जब हम लोग पुअर हैं और चाइना रिच है या फिर चाइना बहुत प्रोवाइड कर सकता है, तो क्या होगा, दे स्टिल टुवर्ड्स अ पावर विद द एबिलिटी टू केटर टू द मटेरियल नीड्स। हमारे नेबर्स डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, चाइना जाएंगे, उन लोग अच्छा रिलेशन कर देंगे क्योंकि वो सुपर पावर है, हम लोग तो कुछ है नहीं। तो इसके सेंस में हमारा रिलेशंस ख़राब होते जा रहा है। तो ये आपका थर्ड रीज़न हो गया। उसके बाद फोर्थ रीज़न क्या बोला जा रहा है इधर कि फोर्थ रीज़न क्या होगा, इंडिया हैज़ नॉर्मेटिव एंड पॉलिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स द रीजन which the states in the given region rebelling, falling in the line given the absence of the choice. Beijing has changed the India-centric calculus. तो इसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि हम लोग कैसे नॉन फ्री जोन्स को वी आर बीइंग पोर्ट्रेइंग दैट थिंग। सो ये आप लोग जानते ही होंगे नॉन फ्री जोन्स, यू कैन सर्च इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हम लोग फाइनली वी कम टू द पॉइंट दैट मुझे फाइनली ये जो आप लोग का ये 3 पैराग्राफ दिया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, इट डज नॉट होल्ड सच मच वेटेज। हम लोग बस यहाँ पे वे फॉरवर्ड में आते हैं कि व्हाट कुड बी डन या फिर हम लोग को क्या करना चाहिए सबके लिए। तो फर्स्ट इज़ दैट देखिए हम डायरेक्टली इसको बता रहे हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें हम लोग का एक मेंटल फ्रेम होना चाहिए इंडिया प्राइमेसी के लिए, विच इज़ गोना बी देयर फॉर लॉन्ग टर्म। तो हम लोग बोले अभी कैसे हम लोग ओल्ड साउथ एशिया को कैसे रेफर करने लगे, सदर्न एशिया क्यों, क्योंकि चाइना का ज़्यादा उसमें कंट्रोल चल रहा है, हमारा देश का कुछ सही नहीं है। हालांकि हम लोग क्या होते हैं, लीडरशिप में आ रहे हैं जो हमारे नेबर्स नहीं चाहते। लीडरशिप ऑफ वॉट, लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ की हम लोग अपने वीक कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका से रखते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हमारे नेबर्स का बात हो रहा है बेसिकली, तो बाकी कंट्रीज़ नेबर्स नहीं चाहते हम लोग इस तरह से लीडरशिप के ये लीडर्स के फॉर्म में आगे आएँ। तो चाइना का ज़्यादा चल रहा है, ये है फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज टेलिंग दैट न्यू दिल्ली मस्ट प्रोएक्टिवली pursue the involvement of friendly external actors in the region. That is the only way to deal with the impending possibility of the region becoming Sino-centric. उसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट, न्यू दिल्ली बेसिकली मीन्स गवर्नमेंट, उन लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ भी एक्सटर्नल एक्टर्स लाना चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो कुछ टाइज एग्रीमेंट लेकर आना चाहिए कि रीजन में, ताकि डील्स हो सके और पॉसिबिलिटी ऑफ द रीजन कुड बी बिकमिंग साइनो-सेंट्रिक। तो हम लोग सब जानते हैं साइनोसेंट्रिक मतलब क्या, किसको बोला जा रहा है, चाइना। चाइना को साइनोसेंट्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि चाइना एक पॉलिटिकल, माना जाता है कि चाइना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मतलब कोई भी कंट्री वहाँ पे जाके अपना मदद मांग सकते हैं, फिर चाइना इज़ हैविंग दैट पावर टू कंट्रीब्यूट टू एनी कंट्री फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसलिए बाकी कंट्रीज उससे बना के चलते हैं। तो हियर इट इज़ टेलिंग द थर्ड, इंडियन डिप्लोमेसी
must be flexible enough to engage multiple actors in each of the neighboring countries. The art of diplomacy is not about hating the anti India element in its neighbor, but instead licensing their anti India attitude. In a similar vein, dealing with whoever is in the power is a good policy, but engaging only those in the power is a bad policy. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इंडियन जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो इंडिया के साथ फॉरेन रिलेशन है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. फ्लेक्सिबल क्या होता है? रिजिड आपका मानते हैं कि बहुत स्टफ होता है, स्टिफ होता है कोई चीज़ की, नहीं इसी तरह से ही होना चाहिए, वो हो जाता है रिजिड. फ्लेक्सिबल होता है कि ठीक है, नहीं है तो वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट इन अदर मैनी वेज. कोई पर्टिकुलर वे नहीं है किसी को रिलेशनशिप को मेंटेन करने का, बट अदर पॉलिसीज़ कुड बी ब्रॉट फॉरवर्ड ताकि हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहे. इसके अलावा क्या बोल रहा है कि हम लोग को अपने सारे नेबर्स में थोड़ा थोड़ा टेंशन देना चाहिए. ये नहीं कि हम लोग अपना प्रॉब्लम नेपाल से सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो हम लोग पीछे हम लोग भूटान छोड़ दे रहे हैं, भूटान से सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो श्रीलंका पे हमें फोकस नहीं कर पाए. तो दैट शुड बी अ फ्लेक्सिबल डिप्लोमेटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया. The art of diplomacy is not hating anti-India elements in its neighbor, but instead licensing their anti-India attitude. मतलब लोग accept करना होगा they are against India, but what can we do to bring them in pro-India formation? कि हम लोग वो लोग इंडिया की तरफ आएँ या हमारे से हेल्प सीख करें और रिलेशंस अच्छा हो जाए. तो इट इज़ ऑल्सो टेलिंग dealing with whatever is in the power is a good policy, but engaging only those is bad policy. इसमें डायरेक्टली बोला जा रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट इज़. कोई भी नया हमारे नेबरहुड में गवर्नमेंट क्या कोई भी आ रहे हैं तो उससे हम लोग को या उसके पॉलिटिकल पार्टी से बना के चलना है, ना ही जो सत्ता में है सिर्फ वो, क्योंकि गवर्नमेंट तो चेंज होते रहती है. सो इज़ द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर चेंजिंग. Finally, here is the highlight of an issue that has been spoken in a museum. India needs more hands for its diplomatic pursuits. The glaring shortage of sufficient diplomats to implement the foreign policy of the country is 1.4 billion people will prove to be India's single most crucial challenge going forward. The more India's role in world's affair grows, the more shortage of personnel will be felt by us and others. If the current state of affairs continues, there will be no one to show up with the India flag when opportunity beckons or crisis emerges. See, this part is much clear कि हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग की और डिप्लोमेट्स आनी चाहिए. इंडिया के पास क्या है, लिमिटेड डिप्लोमेट्स है, सफिशिएंट नहीं है, शॉर्टेज है. हम लोग को और हेल्पिंग हैंड्स चाहिए इस केस में. प्लस हमारे जो इंडिया फॉरेन रिलेशनशिप्स है, दी इम्प्लीमेंटेशन है उसका, वो कहीं ना कहीं हमारे जो कंट्री का स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन है, उसको पूरी तरह से डिपिक्ट करता है कि वो लोग की जो फैसला लिया जाएगा उस फॉरेन पॉलिसी के बेसिस में या डिप्लोमेट्स के द्वारा, वो पूरे इंडिया के कंट्री सिनेरियो, बॉर्डर, सिक्योरिटी सबको इफ़ेक्ट करेगा. तो इट शुड बी ऑल्सो रिवाइज्ड बोल सकते हैं, या फिर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड या सीन थ्रू या गॉन थ्रू. और फिर यू कैन सी दैट हाउ अगर मतलब हाउ दी इफ़ दी वर्ल्ड अफेयर ग्रोज, मतलब आगे चल के और प्रॉब्लम्स हो सकता है. हम लोग को ये लगेगा कि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ पर्सनल्स, मतलब शॉर्टेज ऑफ डिप्लोमैट्स विच विल बी फेल्ड बाय एवरीवन, एंड दैट कुड बी अ ग्रेट backdrop in India and its relation with other countries. Thank you and have a wonderful day.